सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 के एक प्रैक्टिस सेट की। साथियों, यह पेपर 16 फरवरी 2019 को हुआ था और यह प्रथम पाली में पेपर हुआ था। साथियों, इसमें हमने सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। साथियों, इसमें हमने सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का गारंटर कौन है। इसमें पूछा गया कि जो भारतीय नागरिकों के अधिकार होते हैं उनका गारंटर कौन है। आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का गारंटर कौन है। तो भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का गारंटर उच्चतम न्यायालय है। साथियों, यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीजी साला चैनल का निर्माण कब हुआ था। इसमें पूछा गया कि डीजी साला चैनल का निर्माण कब हुआ था। तो डीजी साला चैनल का निर्माण 2016 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का मुख्य पथ न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखा गया। इससे पूछा गया कि न्याय सूत्र की रचना है जो किसके द्वारा की गई थी। तो न्याय सूत्र की रचना अक्षपाद गौतम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? न्याय दर्शन की रचना है जो अक्षपाद गौतम के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर वाष्प का दबाव वायुमंडल दबाव के बराबर हो जाता है उसे कहते हैं। इससे पूछा गया कि जिस तापमान पर वाष्प का दबाव वायुमंडल दबाव के बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस तापमान पर वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के इर्द गिर्द वलय नहीं है। इससे पूछा गया कि किस ग्रह के इर्द गिर्द वलय नहीं है। ठीक है, यह सौरमंडल का क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से लिया गया है। साथियों, रेलवे में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन सभी टॉपिकों से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यदि एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपको या ये विषय आपको कंप्लीट करने होंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार यह एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किस ग्रह के इर्द गिर्द वलय नहीं है। ठीक है, तो मंगल ग्रह के इर्द गिर्द वलय नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काई और शैवाल किस प्रकार की वनस्पति का एक भाग है। इससे पूछा गया कि जो काई और शैवाल है वो किस प्रकार की वनस्पति का एक भाग है। तो काई और शैवाल टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी को त्सांगपो नाम दिया। इससे पूछा गया कि किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी को त्सांगपो नाम दिया। यह त्सांगपो किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। साथियों, जब यह नदी भारत होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और चीन में त्सांगपो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल शीतकालीन ओलंपिक खेल है। इससे पूछा गया कि कौन सा खेल है जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है। तो आइस हॉकी एक शीतकालीन ओलंपिक खेल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन नीति कब घोषित की गई थी। इससे पूछा गया कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन नीति कब घोषित की गई थी। तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन नीति 2007 में घोषित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉम जीसस बेसिलिका चर्च जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि बॉम जीसस बेसिलिका चर्च जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर है कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि बॉम जीसस बेसिलिका चर्च कहाँ पर स्थित है। तो बॉम जीसस बेसिलिका चर्च गोवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी ने लोगों से कहा कि करो या मरो। इसे पूछा गया कि करो या मरो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा दिया गया था। तो करो या मरो का नारा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। इसे पूछा गया कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। साथियों, चिल्का झील है यह एक खारे पानी की झील है। कैसी? खारे पानी की लैंगून झील है। कैसी? खारे पानी की एक लैंगून झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट को स्वर्ण रेशे भी कहा जाता है या गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। इसे पूछा गया कि स्वर्ण रेशा या गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो पटसन को स्वर्ण रेखा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पौधों का पीला वर्णक कहा जाता है। इसे पूछा गया कि किसे पौधों का पीला वर्णक भी कहते हैं। तो ज़ैंथोफिल को पौधों का पीला वर्णक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ज़ैंथोफिल। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से क्या कोशिका के केंद्र में मौजूद नहीं होता। इससे पूछा गया कि कोशिका के केंद्र में क्या मौजूद नहीं होता है। आपको बताना है कि कौन है जो कोशिका के केंद्र में मौजूद नहीं होता है। तो सेंट्रोसोम है जो कोशिका के केंद्र में मौजूद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा के सदस्य होते हैं। इससे पूछा गया कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य किस प्रकार के सदस्य होते हैं। तो दिल्ली विधानसभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, जो दिल्ली विधानसभा के सदस्य होते हैं वो सीधे लोगों के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इसे पूछा गया कि जो गांधी इरविन समझौता वह कब हुआ था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1942, 1931, 1905 या 1916। तो आपको बताना है। तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय समकालीन खेल कब आयोजित किए गए थे। इससे पूछा गया कि प्रथम राष्ट्रीय समकालीन खेल कब आयोजित किए गए थे। यदि ऑप्शन की बात करें 2002, 1948, 1994 या 1996। तो इसका राइट आंसर होगा 1996। प्रथम राष्ट्रीय समकालीन या शीतकालीन खेल 1996 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस आधार पर होता है। इससे पूछा गया कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस आधार पर किया जाता है। तो साथियों, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसी आधार पर सीटों का आरक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन देखें, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य वह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब अधिसूचित हुई। इससे पूछा गया कि भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब अधिसूचित की गई थी। तो भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 में अधिसूचित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत 1947 के प्रथम कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। इससे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत 1947 की जो कैबिनेट थी उसमें स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत 1947 के कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्फ खेलने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। इसमें पूछा गया कि
जो गोल्फ खेला जाता है उसको खेलने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? तो गोल्फ खेलने के लिए क्लब की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में डॉट डॉट के लिए प्रावधान था। इसे पूछा गया कि भारत के संविधान में किसके लिए प्रावधान था? तो भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली के लिए प्रावधान किया गया था। किसके लिए? संसदीय शासन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन एक सामान्य नाम बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है? इसमें पूछा गया कि किस रसायन को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विपरमाणुविक अणु है? इससे पूछा गया कि कौन है जो द्विपरमाणु अणु है? आपको बताना है कि कौन है जो द्विपरमाणु अणु है। साथियों, पेपर में यह क्वेश्चन गलत दिया गया था। ठीक है, इसमें है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु हैं, जबकि नियान द्विपरमाणु अणु नहीं है। ठीक है, तो इसका नियान है जो ये द्विपरमाणु अणु नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में मोपला विद्रोह हुआ था? इससे पूछा गया कि मोपला विद्रोह किस प्रदेश में हुआ था? इसके ऑप्शन देखें तो बुंदेलखंड, रोहिलखंड, बंगाल या मालाबार। तो इसका राइट आंसर होगा मालाबार। मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अर्धव्यास क्या है? इससे पूछ लिया गया कि पृथ्वी का अर्धव्यास क्या है। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ठीक है, आपको इनको नोट करना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो ज्योग्राफी से कम एनटीपीसी में 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। तो पृथ्वी का अर्धव्यास 6371 किलोमीटर है। कितना? 6371 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मंत्रालय MCA 21 नामक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट संचालित करता है? इसे पूछा गया कि भारत का कौन सा मंत्रालय MCA 21 नामक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट संचालित करता है? तो भारत का कॉर्पोरेट कर मंत्रालय। ठीक है, कॉर्पोरेट कर मंत्रालय है जो MCA 21 नामक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट संचालित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर अंकित वह कौन सा भारतीय राजा था जो वीणा वाद्य यंत्र बजा रहा है? इसे पूछा गया कि सिक्कों पर अंकित वह कौन सा भारतीय राजा था जो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीप पर्वतीय क्षेत्र से प्रारंभ होती है? इसे पूछा गया कि कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र से प्रारंभ होती है? तो प्रायद्वीप पर्वतीय क्षेत्र से प्रारंभ होने वाली गंगा की सहायक नदी बेतवा नदी है। कौन सी है? बेतवा नदी है। साथियों, बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध बना है। कौन सा? माता टीला बांध है जो बेतवा नदी पर ही बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल बेसबॉल से संबंधित है? इससे पूछा गया कि कौन सा खेल है जो बेसबॉल से संबंधित है? तो पिंचिंग है जो बेसबॉल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति से संबंधित है? इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 है जो उच्चतम न्यायालय में अपील से संबंधित अपील की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है? आपको बताना है कि किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की शक्ति रखता है। तो राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक किसने लिखी? इससे पूछा गया कि
फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। साथियों, पुस्तकों से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न में 2 से 3 पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो आपको पुस्तकें भी याद कर लेनी है और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको आपको ज़रूर देखना है और देख के ही जाना पेपर देने। तो आपको बताना है कि द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मकरला लेडराइट मृदा क्या होती है। इससे पूछा गया कि जो लेडराइट मृदा है वो किस प्रकार की मृदा होती है। तो लेडराइट मृदा अम्लीय मृदा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इससे पूछा गया कि 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष थे। साथियों, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी। एक हो गई थी नरम दल, एक गरम दल। ठीक है, कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में 2 दलों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।